हेलो। कैसे हो आप सब लोग? वागड़त एकेडमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है। उसमें आपके पिछले अध्याय में ये चैप्टर हो चुके थे, पिछले टॉपिक्स हो चुके थे कि चार्टर कानूनों से पहले 1813 के चार्टर कानून से पहले कौन कौन से कानून बने थे। पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद 1791 का एक्ट हो गया। वो उन पे सब पे बात हो चुकी थी। इन एक्ट्स की परंपराओं में आगे जिन एक्ट्स क्या चार्टर कानून का प्रमुख रूप से नाम आता है, उनमें 1813 का कानून मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1833 का कानून है। 1793 में जो अधिनियम बना था उसकी अवधि थी 20 साल तक की। कि आप कंपनी के पास पावर्स दी गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको, जो ब्रिटेन के सम्राट द्वारा 20 साल की पावर दी गई थी कि आप 20 साल तक और शासन करो, 20 साल के बाद हम कुछ नए प्रोविजंस लाएंगे। तो 1793 के बाद 1813 में इसका आरंभ हुआ, क्योंकि 20 साल हो चुके थे। 1793 का कोई कानून बना हुआ है, उसमें 20 साल एक ऐड कर दोगे तो 1813 में कानून बनना चाहिए। अब ये लाया क्यों गया था? आज हम जो पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं 1813 का चार्टर कानून, उसके बारे में हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पता होना चाहिए क्यों लाया गया था। अब इसकी पहली वजह तो आपको बता दी कि जो 1793 का एक्ट है उसके 20 साल हो गए, तो 20 सालों की वजह से इसको लाया गया कि भाई 20 के बाद कुछ तो नया कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद एक है, कुछ दुनिया में कुछ परिवर्तन हुए थे। ब्रिटेन के मुकाबले कुछ देश पावर्स में आ गए थे। जब आप ये पढ़ोगे कि नेपोलियन की कुछ व्यवस्था थी, नेपोलियन नाम का एक फ्रांस का मशहूर राजा हुआ था, उसने ऑलमोस्ट ये होता था कि यूरोप पे कब्जा सा जमा लिया था, युद्ध के क्षेत्र में या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उसने एक यूरोपियन व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। किसके द्वारा लागू की गई थी? नेपोलियन के द्वारा लागू की थी यूरोपियन महाद्वीपीय व्यवस्था, इसको बोलते हैं यूरोपियन महाद्वीपीय व्यवस्था। इसमें यह था कि आपको छोटे छोटे देशों को यह कंट्रोल किया गया था कि ब्रिटेन के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है और फ्रांस के साथ आपको ट्रेड को बढ़ावा देना है, क्योंकि फ्रांस उस टाइम में एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर रहा था। नेपोलियन मुख्य रूप से उनमें अग्रणी व्यक्ति थे, क्योंकि वो उस टाइम के वहां के सम्राट थे। इस यूरोपियन व्यवस्था की वजह से दुनिया भर में कुछ परिवर्तन हुए, जिसमें ब्रिटेन का यह था कि अपने महाद्वीपों को कंट्रोल करने के लिए या अपने जो उपनिवेशों को कंट्रोल करने के लिए कुछ दुनिया में परिवर्तन करना होगा। तो परिवर्तन की डिमांड हुई थी यूरोपियन व्यवस्था, सबसे मेन वजह मानी जाती है यूरोपियन व्यवस्था इस वजह से। दूसरी ये हो गई कि 20 साल वाले हुई। अब यूरोपियन व्यवस्था, यूरोपियन महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ के अमीरों का ये माना जाने लगा कि कंपनी है वो शासन संभालने में पर्याप्त योग्य नहीं है। उस योग्यता को आधार बनाते हुए या उनकी योग्यता में कुछ कमियों को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन के सम्राट को शासन मामलों में कुछ चेंजेस करने चाहिए, ताकि अगर किसी दिन भारत, जो कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश है, उस पर किसी तरह का कोई संकट आता है तो कंपनी के बजाय यहाँ की ब्रिटेन की सरकार अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई थी। दूसरा 20 साल वाला हो गया। तीसरा इसमें बोला जाता है वो है उसमें हस्तक्षेप का सिद्धांत। देख लेना, क्योंकि ये तीनों चीजें डायरेक्ट नहीं पूछे तो फिर भी अगर कॉन्सेप्ट के लिए आप महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में तो पूछ चुके हैं ऑलमोस्ट कई के एग्जामों में। यह हस्तक्षेप का सिद्धांत, ये इकोनॉमिक्स की नया उभरता हुआ सिद्धांत था। एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी आई है कैपिटलिज्म, उसमें हस्तक्षेप का सिद्धांत ये था कि दुनिया में जो फ्री कंट्रीज है या दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, देशों की इकोनॉमिक फ्रीडम दी जानी चाहिए। तो ये कुल मिला के इस सिद्धांत के अनुरूप इस कानून को लाया गया। ये ठीक ठाक देखे तो इस मामले में ये देखो कि दिखावा मात्र था कि हम इस एएसएफ के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमिक्स को फ्री कर रहे हैं। उन फ्री इकोनॉमिक्स में हम उनका एक अलग सिस्टम व्यवस्था लागू कर रहे हैं, वहां में किसी कंपनी के कंट्रोल के बजाय हम सरकारों के कंट्रोल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस एएसएफ के सिद्धांत के बाद ये चार्टर कानून लाया गया।
ये तो होगी इसका बेसिक कि क्यों लाया गया। अब मेन जो विषय ये हो जाता है कि लाया गया, वो एग्जाम में कम पूछते हैं प्रोविजंस कि 1813 के चार्टर कानून में क्या क्या प्रोविजंस ऐसे किए गए जो आज भी आज की पॉलिटी को प्रभावित करते हैं, या आज भी दुनिया भर में जो संविधान बने हुए हैं उसमें इन कानूनों की या इन परंपराओं का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर चेंज है जो बार बार रिपीटेड मोड में आता है, इसमें लेता कंपनी का ट्रेड को कंट्रोल करना। ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार को कंट्रोल करना। अब किस तरीके कंट्रोल करना वो आप देखो। कंपनी के व्यापार ट्रेड को कंट्रोल करना। पहले यह होता था कि भारत के मामलों में, जब इंडिया था उसके सारे मामलों में कंपनी ऑलमोस्ट सर्वे सर्वा थी, हर मामले में, ट्रेड में भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में भी कंपनी का ठीक ठाक वर्चस्व था, सारा ऑलमोस्ट हो ही गया था। पर इस कानून के द्वारा कुछ प्रोविजंस किए गए, वो डिमांड बेस्ड दे कि वहाँ के अमीरों ने वही है बंगले दे के ये हुआ कि यहाँ के जो अधिकारी अमीर हो रहे उन पे कुछ अंकुश होने चाहिए, कंपनी पे कुछ लगाम लगानी चाहिए। तो इसके बाद कंपनी के व्यापार में यह दिया गया कि कंपनी के व्यापार का एकाधिकार, एकाधिकार वो समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार कैसे था? एकाधिकार ऐसे था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस कानून से पहले 1813 के चार्टर कानून से पहले भारत के साथ ब्रिटेन के संपूर्ण व्यापार को कंट्रोल करने का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बाकी कोई कंपनियां इस धंधे में या इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, उन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि ये कंपनी बनी थी 1600 के एक चार्टर कानून में, महारानी एलिजाबेथ के। उस चार्टर कानून के तहत व्यापार के अधिकार इनको दिए गए थे और ये 1813 तक ये कानून वाले प्रोविजन चल रहे थे। इसमें संशोधन कर दिया गया और यह बताया गया अब कोई भी कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती है, दो मामलों को छोड़ के। कौन से दो मामले थे? एक तो है चीन के साथ व्यापार है, भारत का चीन के साथ व्यापार कंट्रोल कर रहे हैं, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। वजह ये थी वो अफीम वॉर वगैरह पढ़ते हो, उसमें कंपनी का एक वर्चस्व बनाया हुआ था, उनका एक नेटवर्क बनाया हुआ था कंपनी की, और दूसरी इसकी लॉबिंग बहुत मजबूत थी कंपनी की। तो इन्होंने दो मामलों को कंट्रोल किया। दूसरा था चीन के साथ, और दूसरा है चाय, टी। जो असम के चाय बागान वगैरह है, उस टाइम उनके जो लठे थे या कंपनी के सारे जो सौदागर सारा था, वो सारा नेटवर्क कंपनी के पास था। तो इस कंपनी ने नेटवर्क का फायदा उठाया, बोला कि चाय का व्यापार तो पूरा का पूरा हम संभालेंगे, बाकी ट्रेड देखो, हम तो चाय बेचेंगे। इंडिया के साथ पूरा का पूरा चाय का ट्रेड है, वरना तो बिजनेस कैसे संभालेंगे? इंडिया के साथ हमने इतनी मेहनत की, इतनी वॉर्स दी है, तो हमें कुछ फायदा मिलना चाहिए। दूसरा, चीन के साथ व्यापार को। दो इसमें मेन चीजें होती है कंपनी के ट्रेड को कंप्लीट कर, वो कंट्रोल करना। इसमें अगला फैक्ट पढ़ते हैं। मेन तो यही है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वही 20 साल तक के लिए तक व्यापार का पावर्स या कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। व्यापार पावर्स या कॉन्ट्रैक्ट है वो भाई, कि आप जो चीन चाय वाला मुद्दा है, वो चीन चाय की जो आपके पावर्स है वो 20 साल तक के लिए आपके अधिकार। अभी जैसे आरक्षण देते हैं विधानसभाओं लोकसभाओं में, जो SC ST या OBC के आरक्षण देते हैं कि भाई इतनी सीटें रिजर्व रहेगी, वो 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद संविधान संशोधन होता है। ठीक यही कंपनी का व्यापार ऐसे ही चलता था कि आपको 20-20 साल तक के लिए पावर आगे बढ़ाती जाती गई, कंट्रोल। पर इसमें एक चेंज कर दिया गया, वो था नाम या पावर। पहले था कंपनी एब्सोल्यूट रूप से सत्ता को धारण करती थी कि भारत का व्यापार कौन संभाल रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों वाली कंपनी थी, उसने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे पापा जी है वो ब्रिटेन के सम्राट है।
कुल मिला के इन्होंने घुटने टिका दिए सम्राट के सामने और इन्होंने इनकी प्रभुता स्वीकार कर ली। इनका ये हुआ कि हमारा अस्तित्व सम्राट से जुड़ा हुआ है, हम कोई अलग सत्ता नहीं है, हम ब्रिटेन की एक कंपनी है, हमारे सम्राट के प्रति या राजा के प्रति हमारा दायित्व है, हमारी उनके प्रति सम्मान भाव या जो भी आप टेक्निकल भाषा में उसको बोल दो कि प्रभुता स्वीकार कर ली थी, डोमिनियन स्वीकार कर लिया था कंपनी में। दो चीजें ये हो गई। इसमें एक जो सबसे ज्यादा आज के जमाने में ट्रेंडिंग सवाल होता है वो आप जानने की कोशिश करो। पहली बार ये हुआ कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का पर ईयर का एजुकेशन पे वे है शिक्षा खर्च, वो भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रोविजन किया गया। तो ये सवाल आ सकता है, पहली बार शिक्षा का खर्च 1 लाख रुपए का जो प्रावधान किया गया था वो कौन से कानून में किया गया? तो 1813 के चार्टर कानून में किया गया था। ये आपको याद रखना है और बहुत ज्यादा चांस है ये सवाल पूछे जाने की। जो भी एग्जाम में उसको ट्रेंड बदल रहा है तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। चौथी चीज ये हो गई इसमें कि अब भारत में ईसाई मिशनरियां होती थी। पहले ऐसा होता था कि अधिकारियों के रूप में उनकी एंट्री कर दी गई फ्री, वीजा फ्री, सिर्फ एक वो है कि इन्फॉर्म करना था, एंट्री कर दी थी प्रवेश को। उसमें जो पहले कठिनाइयां थी, पहले यह होता था कंपनी के कुछ अधिकारी आते, वो धर्म का प्रचारक जरूर होते कि कुल मिला के ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो धर्म प्रचारक है उनको भारत आने की परमिशन दी गई थी, उनको यहाँ पे कुछ जमीनें खरीदने या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की पावर्स भी दी गई थी। ये था कि भारत है वो पिछड़ा हुआ, इनका ये मानना था कि भारत एक पिछड़ा देश है, धर्म के मामले में उन कुछ कमियां हैं, तो ये आएगी और इन धर्म का रिफॉर्म्स कर देगी। और ये फिर यहाँ के फालतू फालतू की बातें बताते थे, हमारे ये भगवानों के एग्जाम्पल देते थे कि आप वाले भगवान वो डूब जाते हैं, हमारे वाले तो लकड़ी का बना देते थे, अपने वाले लोहे का बना देते थे। और उनको बता बता के इन्होंने पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्व राज्य है आप पढ़ोगे वहां पे, उसको ऑलमोस्ट ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था एक जमाने में। आदिवासियों को उनको ऑप्शन जाके दे देते थे कि आप कौन से धर्म में हो, तो वो ऐसे बोलते कि हम तो आदिवासी हैं, हमें धर्म का इतना शायद अभी ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब ऐसा होता है आप जंगल में रह रहे हो, आपको धर्म की क्या पड़ी होगी कि भाई मेरे को तो नहीं, मेरे को तो राष्ट्र की सेवा में, उनको कोई मतलब नहीं होता जब तक आप मुख्य धारा में नहीं हो। हम भी शायद जब तक मुख्य धारा में नहीं थे तब हमको धर्म या ये जाति का क्या ही पड़ी होगी, ये तो जब है जब हम मुख्य धारा में जुड़े होते हैं। ये इनके पास गए, बोले कि हम इनको आपको ये वाले संसाधन उपलब्ध करवाई देंगे, हमारे धर्म में आपको ये प्रोविजन दिए जाएंगे, हम धर्म में आएंगे तो आपकी शिक्षा बढ़ावा देंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे, सड़कों से जोड़ेंगे, आपके जो वनों की पावर से यहाँ पे खेती वेती उपजाओगे उसमें फायदा होगा। तो क्या करना होगा? ईसाई बनना होगा। ठीक है, बन जाते हैं। और इनको नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट को कन्वर्ट कर दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, नॉर्थ ईस्ट के 2 से 3 राज्यों की भाषा, प्राथमिक भाषा है वो इंग्लिश है, आदिवासी बेल्ट की भाषा इंग्लिश है, जबकि वहां भाषा इंग्लिश बनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो तिब्बती है, यहाँ पे चीनी आज भी है, यहाँ म्यांमार में है तो कौन बर्मी बोलते हैं आज भी, और यहाँ पे तो हिंद महासागर वगैरह हो गया, ये कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, ये बेल्ट इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे तो बांग्ला है, अम्मा अम्मा जो बोलते हैं। तो ये बेल्ट अकेला इंग्लिश वाला क्यों हुआ? इसका सिंपल कारण था, अंग्रेजों ने अपनी ड्यूटी व धर्म के मामले में शानदार तरीके से निभाई। उन्होंने कन्वर्ट करने के तरीके को भांप लिया था कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जोर जबरदस्ती जो इस्लाम में प्रचलित था उसके परे हटके इन्होंने समझा इसके मुद्दे पे। अगर आप दिल्ली में कभी घूम रहे हो तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि कोई ईसाई मिशनरी वाला या आपको फॉरेन का ऑफर दे देगा कि आपको जाके ये से चर्च में जाके हमारे धर्म के कुछ पाठ करने हैं, हमारी ये होती है, हमको आपको ये संस्कार मानने हैं, ये कुछ करने हैं, सारी चीज कुछ करनी है, आपको एक देश का घूमने का फ्री दे देंगे या ऐसा 10-20 हजार रुपया दे देंगे। तो इन्होंने बड़ी सॉफ्टली तरीके से अपने धर्म के मामले में चेंज करवाने या धर्म परिवर्तन के मामले को बढ़ावा दिया था। तो ईसाई मस्तियों के भारत में एंट्री को इस कानून के तहत लागू कर दिया गया। 3 मुख्य चीजें थी और सभी अंग्रेज व्यापारियों को कर दी। इसमें एक और चीज हो गई
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, जो 1784 के एक्ट में बना था, पिट्स इंडिया एक्ट में, द्वैत शासन आप पढ़ते हो डायर की, जो द्वैत शासन पढ़ते हो, इसके पावर्स को डिफाइन किया गया था, इस पावर्स में कुछ विस्तार किया गया था, कुछ पावर्स में कमियां गई, तो इनकी पावर्स को डिफाइन किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप पढ़ना चाहो तो ठीक है। इसके लिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, पावर्स को कब, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया कब था, वो 1784 के एक्ट में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट में आया था। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो मेन 5 मुद्दे हो गए। एक तो ये हो गया कि इसका ब्रिटेन सम्राट की प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी ये हो गया कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और चीन के साथ और चाय के व्यापार में एकाधिकार कंपनी का बना रहा, सिर्फ कंपनी ही ये व्यापार कर सकती थी। इसके बाद आपका ये हो गया शिक्षा पे 1 लाख का व्यय इन्होंने लागू किया था। और इसके बाद आपको ये जानना होगा कि ईसाई मस्तियों के भारत आगमन पे जो प्रतिबंध थे, उनमें जो नियमों में उसमें शिथिलता दी गई थी, उनको भारत में प्रवेश के कारण नियमों कानूनों में आने के लिए बढ़ावा दिया गया कि आप भारत में हो, आप अपने ईसाई धर्म का प्रचार करो। तो 1813 के एक्ट में इतने, चार्टर कानून में इतना ही है। इसकी अवधि थी 20 साल, 20 ईयर, ठीक है। तो इस 20 ईयर के बाद कौन सा कानून बनेगा? 1833 का, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 का। ये थोड़ा सा है कि आप देख लो 1813 वाले में सारे में कोई चीजें क्या मिस हो गई तो देख लेते अपन। इसके बाद पढ़ते हैं 1833 का चार्टर कानून। ठीक है। कंपनी की पावर्स को कम कर दिया गया। कैसे कम कर दिया गया? एक जो पावर्स आपको पहले बताई गई थी कि चीन के साथ, चाइना के साथ ट्रेड था कंपनी का, वो था एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति चाइना के साथ, कोई भी कंपनी चाइना के साथ व्यापार कर सकती थी, भारत के मामले में या ब्रिटेन के मामले में, दोनों। दूसरा, टी या चाय के मामले में भी इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो कम मिला के कंपनी की पावर्स ये रहेगी कि कंपनी एक लिबरल या इकोनॉमिक्स में, फ्री इकोनॉमिक्स में एक कंपनी कॉम्पिटिटर कंपनी बन गई, प्रतिस्पर्धा के मामले में आके खड़ी हो गई। अब कंपनी की सत्ता वो नहीं रही थी जो 1773-84 के आसपास थी। अब कंपनी एक मात्र रूप से उसका एक नाम था, उसका एक डर था, वो बना रहा, बाकी कंपनी नहीं रही थी, ठीक है। प्रशासन का नामकरण जो पिछले में किया गया था वो प्रभुता स्वीकार करती, अब तो इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया ब्रिटिश सम्राट के नाम से। अब के भारत का शासन है वो ब्रिटिश सम्राट के नाम से चलेगा, सम्राट के नाम से, ठीक है। 2 चीजें कर दी। पहली बार ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासन कब चालू किया गया था? वो हो गया 1833 के चार्टर कानून में। और चाइना के साथ व्यापार और टी के साथ सारे एकाधिकार व्यापार वाला खत्म करके प्रतिस्पर्धा आरंभ कब की करती थी? वो 1833 के चार्टर कानून में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गवर्नर जनरल। आपने ये पहला पढ़ा होगा कि 1784 में वो बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका वो कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। जनरल और सारे जो गवर्नर थे, अब बंगाल का गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल बन गया, तो बंगाल में ये गवर्नर बिठाना पड़ा, मद्रास में बिठाना पड़ा और बॉम्बे में बिठाना पड़ा। इन सारों की जो काउंसिल थी, कार्यकारिणी थी, और उनके सारे गवर्नर थे, वो इसके भारत के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिए गए, उसके नीचे कर दिए गए, उसकी पावर्स सबसे ऊपर भारत के गवर्नर जनरल की कर दी गई। और ऐसे पहले व्यक्ति थे वो सर विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल की पावर के मामले में ये हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल के नामकरण कब कर दिया गया था? सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से कानून में बोला गया? वो 1833 के चार्टर कानून में बोला गया था, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है पहले, और ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल आ सकता है बार बार।
इसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि 1784 के कानून में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। पहले 1773 में 4 थी, उसके बाद एक कम करते 3 कर दी गई। अब वापिस एक सदस्य बढ़ा के 4 कर दी गई और मेकाले थे उसको चौथे समिति 4th मेंबर्स के रूप में जोड़ा गया। मेकाले के बारे में पढ़ो, मेकाले स्मरण, मेकाले मिंट पढ़ते हो आप, तो मेकाले को 4th सदस्य के रूप में कार्यकारिणी के, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के चौथे सदस्य के रूप में, कार्यकारिणी के चौथे सदस्य के रूप में ऐड किया गया सदस्य। अब चौथे सदस्य के रूप में कौन सा सदस्य ऐड किया गया था? वो था लो या विधि सदस्य। विधि वाले सदस्य बना दिया कि भाई 3 सदस्य पहले काम कर रहे थे, एक चौथा सदस्य ऐड कर दिया गया और इसी के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया जिसको लॉ कमीशन या विधि आयोग पढ़ते हो आज भी विधि आयोग है। और ये विधि आयोग की परंपरा मेघालय से आरंभ होती है कि विधि आयोग पहली बार बनाया गया था, वो मेघालय के आने के साथ बनाया गया था। अब ये मेघालय शिक्षा के रूप में काम किया, लॉ के रूप में इसने बहुत काम किया, आईपीसी बनाने में, सीआरपीसी बनाने में, आईपीसी बनने में इसका सबसे, आईपीसी 1860 बनने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, वो विधि आयोग का माना जाता है। उसके बाद तो बहुत सारे कानून बनते गए पर मेघालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि इसने नियमों कानूनों को जो एक संहिताबद्ध करने के लिए या उनको एक कंसोलिडेट करने के लिए मेघालय ने बहुत सारी अच्छी भूमिका निभाई और शिक्षा के मामले में भी उसने कुछ बहुत सारे प्रावधानों का सुझाव दिया था। उसके बाद एक पढ़ते हो आप जिसको मुझे ये लगता है कि इसका सवाल आज जाना चाहिए, आएगा, वो है दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा के मामले में कानून तो बना 1843 में कि दास प्रथा कब समाप्त करनी चाहिए, पर दास प्रथा को खत्म करने के मामले में 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी है कि भारत में दास प्रथा की परंपरा को समाप्त किया जाए। अब इसमें कुछ लूप होल्स जरूर थे कि भारतीय उद्योगों से समाप्त कर देना चाहिए, दूसरे उद्योगों को समाप्त नहीं करना चाहिए, ये तो लूप होल्स थे, पर दास प्रथा को एक कागजी रूप से समाप्त करने का दायित्व जब दिया गया था वो था 1833 का चार्टर कानून। ये वाला सवाल मुझे लगता है अभी जो आसपास एग्जाम चल रहे उनमें एक आधे में आता या आना ही चाहिए, 100% चांस है, बाकी तो वो जाने, पर चांसेस यही है कि इस सवाल का आने का बनता है, तुक बनता है। कैसे होता है कि थोड़े से कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो अलग दिखते हैं और वो आपके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि आपको पहले बताया था मैंने कि यहाँ पे कहाँ गया वो, ठीक है, दास प्रथा वाला हो गया। तो दास प्रथा के मामले में भारत का ये हो गया 1833 का कानून ये बोलता है कि आपको दास प्रथा की समाप्ति हो जानी चाहिए, गवर्नर जनरल का ये दायित्व है कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति की जानी चाहिए। ठीक है, 1833 के कानून में इतनी चीजें थी और इसमें कुछ प्रोविजन ये किया गया था कि भारत में रहने वाले किसी भारतीय को जो कंपनी में पोस्ट आएगी उसमें रंग, जाति, धर्म, जो आर्टिकल 15 और 16 पढ़ते हो आप, वो सारी चीजें जो टैक्स दिए गए थे रंग, जाति, धर्म, वंश के आधार पे कभी भी उनको वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी कंपनी की पोस्ट से। हालांकि यह सिर्फ और सिर्फ कागजी दिखावा था, हमेशा ही वंचित किया कर दिया गया था। ठीक है, ये इसके साथ बंगाल के गवर्नर जनरल का आपको बता दिया था, उसके साथ वो सारे थे, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य ऐड किया गया। कुल मिला के इसने केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण कैसे बढ़ता है? केंद्रीकरण का पहले बात तो मतलब क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण कब कब बढ़ता है? केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण ऐसा होता है कि जब मुख्य सत्ता हो, जैसे आप भारत के मामले में देखो तो भारत में जो प्रधानमंत्री हो गया या उनका मंत्रिमंडल हो गया वो केंद्र हो गया, ठीक है, और दूसरे हो गए राज्य। अब कोई भी आदमी इस पोस्ट पे पावरफुल बैठेगा वो हमेशा ये चाहेगा कि ये राज्य के सीएम है वो अपने को सलाम हुजूरी करे। कभी भी कोई भी सीएम इतना पावरफुल नहीं हो कि पीएम को चैलेंज कर पाए। तो इस मामले में ये होगा कि इनकी पावर्स हमेशा बढ़ाने की ट्राई की जाती है और इस प्रवृत्ति को बोला जाता है केंद्रीकरण। केंद्र की ओर झुकाव बढ़ना या केंद्र की पावर को बढ़ना या मुख्य सत्ता की पावर का बढ़ना। अब ये कब कब बढ़ता है?
जब इस पे पोस्ट पे बैठा व्यक्ति पावरफुल हो, जैसा कि मैंने बताया। तो 1833 के चार्टर कानून से आप देखते हो विलियम बेंटिंक था, वो बहुत ही आशावादी आदमी और पावरफुल लीडर था। वो वहां का पावरफुल गवर्नर जनरल बना, उससे पहले पावरफुल व्यक्ति वहां का था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का पावरफुल व्यक्ति। जब उसको बनाया गया तब उसने बोला कि कुछ पावर्स है वो मेरे को सारी पावर्स दी जानी चाहिए, बंगाल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहना है, मेरे को बनाओ प्रॉपर इंडिया का, और ये मद्रास वद्रास और बॉम्बे और बंगाल है वो सारे करो मेरे कंट्रोल में। तो ये आया, इसके पावर सारे कंट्रोल में हो गई। जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है इसने यहाँ से बढ़ाने की परंपरा शुरू की। भारत में भी ये देख लो कि मोदी जी जब बने तब उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए। एक तो आप ये देख लो राज्यपाल का कैसे यूज हो सकता है, वो अच्छे से बेहतर जानते हैं कि दिल्ली वाला, दिल्ली विशेष एक्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट में बना, मामला चैलेंज हुआ, उसके बाद दिल्ली के राज्य के मामले में दिल्ली राज्य कानून बना, उसमें सीएम की पावर्स को कम कर दिया गया। उसके बाद आप ये देखोगे कि बंगाल वाला जब ये वो डीजीपी मामला हुआ, जब डीजीपी साहब धरने में बैठे, उसके बाद अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, उसकी जो रूल है अखिल भारतीय कोड, वो है रूल, उस एक्ट में संशोधन कर दिया गया और ये बता दिया गया जो प्रतिनियुक्ति है डेपुटेशन में सेंटर में जाते हैं। पहले कैसे जाते थे लोग डेपुटेशन पे, ऐसा होता था कि राज्य एक लिस्ट भेजता था केंद्र को और उनमें से कि भाई इतने लोग हैं, इनमें से उठा लो, किनको 2-10 लोगों की लिस्ट है, इनमें से 3 सदस्य चाहिए। अब केंद्र बोलता है हम 3 सदस्यों की लिस्ट भेजते हैं, इन 3 में से 2 सदस्य हमें दे दो या 3 के 3 दे दो, ये सेंटर के पास। तो ये पावर होती है इस आदमी की, यहाँ पे बैठे आदमी के माइंडसेट से। जब भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिबरल आदमी हो तो इसकी पावर, सेंटर की पावर कम हो जाती है, और जिसकी विपरीत प्रवृत्ति को बोला जाता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि अक्सर आप ये मानने को विकेंद्रीकरण, मनमोहन सिंह के मामले में ये देख सकते हो आप कि मनमोहन सिंह की राजनीति के साथ भारत में कुछ पावरफुल लीडर बने। जब यहाँ मनमोहन सिंह बने तो मोदी जी के बाद चांसेस कम है कि भारत की राजनीति में कोई मुख्यमंत्री बहुत सारा पावरफुल होकर एकदम प्रधानमंत्री बन जाए। यहाँ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बने थे, वो नरेंद्र मोदी बन गए, उधर मायावती बन गई, उधर ममता बनर्जी बन गई, उधर साउथ में स्टालिन वगैरह बन गए। ये किस वजह से बनते हैं? जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जब नेताओं को मौका मिलता है। तो ये विकेंद्रीकरण या विलियम बेंटिक से आप जान सकते हो कि यह कानून किस तरीके से आगे बढ़ता गया और किस तरीके की परिवर्तन चली। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद 1861 का भारत सरकार अधिनियम, और आगे के सारे 1947 तक के सारे कानूनों को सल्टा देंगे। अभी आप ये पढ़ो कि कम क्लास में ये जानने की ट्राई करो कि इसमें कैसे क्या पॉसिबल हो सकता है, वो सारी चीजें देखने की कोई कौन कौन से फैक्ट कवर किया जा सकते हैं। धन्यवाद। और एक चीज ये ध्यान रखो, पीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही है। यूजीसी नेट जेआरएफ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पेपर 1 के लिए चल रही है जो जनरल पेपर होता है उसके लिए, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की भी प्लानिंग है, 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, तो वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के मामले में आप ध्यान रखो। पीएसआई के मामले में, टेस्ट सीरीज के मामले में आपको हर संडे को टेस्ट, हर संडे को टेस्ट हो रहे हैं और 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज के बेनिफिट्स का लाभ उठाओ आप अच्छे से। ठीक है।